नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज के इस एपिसोड में हम गौतम बुद्ध नगर जिले में नौनिहालों के एडमिशन की दिक्कतों पर और उनको पेरेंट्स को गाइड करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि छोटे बच्चे जब किसी स्कूल में जाते हैं तो वही वो उनकी बुनियाद होती है। पेरेंट्स की चिंता आज के इस दौर में लाजमी है कि उनको कैसे स्कूल में दाखिला करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, पेरेंट्स के अधिकार क्या हैं। हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। और एक बड़ा मुद्दा ये था कि आज के समय में यदि मैं किसी बच्चे को दाखिला कराने के लिए किसी स्कूल में जाता हूं तो उसका पेरेंट्स का ये अधिकार होना चाहिए कि वह उस स्कूल के परिसर को देख ले, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख ले, उसके बुनियादी ढांचे को देख ले कि किस तरह बच्चा बैठेगा, वहां सुविधाएं क्या, सुरक्षा की दृष्टि क्या। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि स्कूलों में पेरेंट्स को एंट्री नहीं है और कहा जाता है कि आप सब वेबसाइट पर देख लीजिए, सारी डिटेल फॉर्म भर दीजिए। तो ये सारे मुद्दे होंगे, अभी इन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, मैं हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मैं मनोज कटारिया जी का स्वागत करता हूँ, जो गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक हैं। हमारे साथ गीता विद्यार्थी जी हैं, जो ट्रेजरार हैं। हमारे साथ जेएस बेदी जी हैं, जो संगठन सचिव भी हैं। और साथ में हैं अमित ऋषि जी, जो सदस्य हैं। और आप लोगों के पास बहुत उम्मीदों से पेरेंट्स आते होंगे, पेरेंट्स की क्वेरी को आप दूर भी करते हैं। तो इस नाते मैं सबसे पहले मनोज कटारिया जी के पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि जब से आपका ये संगठन बना है तब से आपने कुछ स्कूलों के मुद्दों को लेकर, पेरेंट्स के मुद्दों को लेकर उठाया है और उनका समाधान भी किया है। तो क्या वो ऐसे मुद्दे हैं जो आपने उठाए और उनका प्रशासन और शासन के जरिए उनको उनका सुझाव माना गया और पेरेंट्स को सहूलियत हुई? जी मनोज जी। जी नमस्कार और अभिवादन विनोद शर्मा जी। आ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है वो बड़ी सशक्त टीम है और इसने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हमारे उठाए थे। जी। जब कोरोना काल में स्पेशली जब स्कूल की फीस कम नहीं हो रही थी, ऑनलाइन में बच्चे बड़े परेशान भी हो रहे थे और स्कूल की फीस नहीं भरने के कारण पेरेंट्स परेशान थे और स्कूल उनके बच्चों को बाहर कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। उस समय हमारी टीम ने बड़ा अच्छे काम किए थे और वो रिया साहब को बिल्कुल टच में रखकर हम लोगों ने जो बच्चे ऑनलाइन से हट गए थे उनको जुड़वाया गया था। जिनकी फीस नहीं आई थी उनको उनके यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की शासन प्रशासन से कि उनकी फीस बाद में आ जाएगी, आप इनको अभी क्लास करने दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि 3 महीने से बच्चे की फीस नहीं गई क्योंकि उनके रोजगार बंद थे 2020 में। तो जी। जब फीस नहीं गई, फीस तो वो पूरी वसूल करना चाहते थे, लेकिन बच्चे का जो 3 महीने का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। तो ये बार बार हम बात उठा रहे थे। उसमें जब मुझे अच्छे से याद है, जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने एक बात कहा था कि आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि किसी बच्चे की क्लास को ऑनलाइन से हटा दिया जाए। उन्होंने इसके लिए एक आदेश भी निकाला था 2021 में, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बच्चों को बाहर किया गया था। हालांकि कुछ स्कूल इस बात को नहीं मान रहे थे और किसी भी तरह के किसी आदेश को नहीं मान रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अधिकारी हमारी बात सुनते थे, क्योंकि हमारी संस्था जब जाती थी वो बात करते थे और वो हमें कहते थे कि हम इसको करेंगे, लेकिन स्कूल फिर भी नहीं सुनते थे। अब बात आती है कि पेरेंट्स जब इस एडमिशन के लिए सॉरी जब हमारी संस्था गई थी और संस्था में हमारे साथ जो जो भी लोग जुड़े हुए थे, हमने सब लोगों को कहा कि कुछ गाइडेंस हमें चाहिए। तो हमने गाइडेंस लिया साहब से भी, और जो आदेश आए, चाहे वो आदेश अपर मुख्य सचिव सुश्री राधा शुक्ला जी के थे, उन्होंने भी कहा था कि स्कूल जो चीजें नहीं ले रहा है, जैसे साइंस लैब का, क्रीड़ा का, पुस्तकालय का, तो उसके चार्जेस स्कूलों को नहीं लेने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता किसी स्कूल ने शायद ये चार्जेस छोड़े हों। तभी आज ये जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, जो जी। जनवरी में आया था, कि आप 15% फीस कम करिए, अगर आपने उस समय छूट नहीं दी थी तो, जिसके अगेंस्ट ये स्कूल वाले
सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन आप देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि 15% जो फीस एडजस्ट होनी है वो तो होनी है, लेकिन रिफंड के लिए उन्होंने अभी कुछ ये था कि अभी वो रोक दिया गया है, उस पर स्टे ले लिया गया है। अब बात यह आती है कि क्या स्कूल हाई कोर्ट और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे माननीय न्यायालयों की भी बातें नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसे में स्कूल पेरेंट्स की कहाँ सुन पाता है। तो बस ये था, हम लोग जितना हो सकता था हम स्ट्रगल करते हैं, कोई पेरेंट्स हमारे पास आता है हम उसके साथ हर तरह से तैयार रहते हैं। अगर वो कहता है डीएम साहब के पास चलिए हमें कई लोगों को परेशानी हो रही है, हम चलते हैं। आपको मैं एक बहुत छोटा सा मतलब एक बहुत अलग सा एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल है जो सेक्टर 56 में है, उसको सील कर दिया गया था। उसके लिए उसके करीब करीब 1250 बच्चे थे, उनको उनकी पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कोई वर्ड उस स्कूल के बारे में नहीं कहा था। हम लोगों ने मीटिंग की, कुछ और लोग भी थे हमारे साथ, और मीटिंग करके उस स्कूल पे प्रेशर डाला, जो मैनेजमेंट था उस पर प्रेशर डाला कि आप थोड़ा सा पैसा जमा करिए, हम अथॉरिटी पे ही प्रेशर डालेंगे। तो हमने प्रोटेस्ट में का एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो बाय द वे नहीं हो पाया, उससे पहले ही वो स्कूल खुल गया। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं हम शुरू से करते आए और आगे करते रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया। और इसी आपकी बातचीत से कुछ चीजें निकली कि जो स्कूल हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू होनी चाहिए। वो पॉलिसी जैसे रेरा है, रियल एस्टेट का रेरा है, ऐसे ही इंश्योरेंस का इरडा है, इसी तरीके से एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता है इस समय। और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसी हो जिसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू करने का प्रक्रिया शुरू हो। कि जिस तरीके से बड़े स्कूल बढ़ रहे हैं, देखिए क्या है कि मैं मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्कूलों की जो प्रवृत्ति है वो इस तरह बढ़ रही है जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, डुप्लेक्स, और आप समझ सकते हैं जो महंगे। तो स्कूलों ने अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उनके नाम बदल दिए। पहले पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, फिर इंटरनेशनल स्कूल हुए, फिर ग्लोबल स्कूल हो गए। तो उन्होंने अपने क्राइटेरिया बदल लिए कि ताकि उनकी फीस बढ़ा सकें। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी तीसरी नर्सरी क्लास में बच्चों का एडमिशन होना है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो निःशुल्क होनी चाहिए। इसके बारे में गीता जी आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये निशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट को अगर 10 स्कूलों में अप्लाई करना है और हर जगह उन्हें 800, 900, 1000, 1500 रुपए देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के लिए, तो उनके 10,000 तो आसानी से चले गए। और 10-15 हजार की फीस देने के लिए भी वो आगे बढ़े उसके बाद, है ना। और जैसा कि आपने कहा कि अब स्कूल की रेटिंग एक तरीके से बढ़ गई है, पब्लिक स्कूल के अलग हैं और इंटरनेशनल स्कूल के अलग हैं। ग्लोबल स्कूल के 50-50 हजार 70,000 रुपए की फीस है। तो हाँ, उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मेरे साथ एक किस्सा ये भी आया था कि एडमिशन के वक्त स्कूल ने हमसे ये हमें जो पता चला कि बोला गया कि हम आपको एक पेटीएम का लिंक देंगे, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए और फिर हम आपको फॉर्म भेज देंगे। और वो फॉर्म भी ऑनलाइन आ रहा था, पीडीएफ से आ रहा था। अब पीडीएफ का भी फॉर्म का चार्ज ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो फ्री होनी चाहिए ना। आप फॉर्म ऑनलाइन भेज रहे हैं, पीडीएफ बनाने का एडोब एक्रोबैट ने तो चार्ज नहीं लिया, आप चार्ज ले रहे हैं। आप चार्ज तब लीजिए जब आपने 300-400 रुपए खर्च करके अगर प्रोस्पेक्टस बनवाया हो और वो हाथों हाथ दे रहे हो, तब चार्ज बनता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का चार्ज ऑनलाइन देने के लिए मत बोलिए। बिल्कुल नहीं, बात आपकी सही है। और एक चीज और है कि पता चला कि क्लास में सीटें बची हैं 15 और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया 400 का। ऐसा क्यों? 15 को आपको क्योंकि लेना उसके है 400। हाँ, हाँ, क्योंकि उसके बाद वो रिजेक्शन स्टार्ट करेंगे ना, लेकिन पैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के इकट्ठे कर लिए। तो वो इसलिए गलत है। सबसे पहले सारे स्कूलों को अपनी वेबसाइट में पारदर्शी व्यवस्था रखते हुए जिस क्लास का आप एडमिशन खोल रहे हैं उसके स्टूडेंट के दाखिले की सीटों की संख्या बताएं कि इस स्कूल में कुल कितने बच्चों का दाखिला होना है।
और साथ ही जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उस रजिस्ट्रेशन पे ये चीज भी आ जाए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, ताकि लोगों को पता लगे कि इसमें कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और उसकी हर दिन उस स्कूल की वेबसाइट पे उसका अपडेट आए कि अभी तक इस क्लास में इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इसमें इतने हो चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया अगर लागू होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अमित ऋषि जी, आपका क्या कहना है कि जब ये तो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई, फिर हम शुरू करते हैं उससे आगे की प्रक्रिया। नर्सरी में बच्चों के इंटरव्यू को लेकर काफी बहस चली है कि बच्चों का इंटरव्यू होगा और पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, जबकि ऊपर से कई बार केंद्र सरकार ने, कोर्ट ने भी कहा है कि नर्सरी क्लास के बच्चों का इंटरव्यू का कोई मायने नहीं है। तो तीसरी जो जो बच्चा नर्सरी में जा रहा है वो इंटरव्यू क्या देगा? हाँ, ये ठीक बात है कि आप उसकी जानकारी उससे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप उसे किस आधार पर रिजेक्ट कर रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना, अमित जी? पहली बात तो थैंक यू सो मच विनोद शर्मा जी कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। दूसरी जी चीज ये है, सबसे बड़ी बात एक जो मैं रखना चाहूंगा वो ये है कि राइट टू एजुकेशन, जी। जो हमारा लेजिस्लेशन हमारे को कहता है कि राइट टू एजुकेशन हम्म। फॉर बच्चों के लिए, एक राइट टू एजुकेशन टू द एज ऑफ 14 इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको चाहे प्राइवेट स्कूल ले लें चाहे किसी स्कूल में ले लें, वो चीज हम्म। एक आप सबको सामान्य तरीके से दें। हाँ। आप रजिस्ट्रेशन में आप बात कर रहे हैं किंडरगार्टन की, यहाँ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वहां सोचिए पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है एडमिशन फॉर्म के लिए। बिल्कुल। एक एडमिशन फॉर्म चलता है, उसके बाद उसकी एडमिशन फॉर्म की फीस लगती है, फिर हम्म। फीस लगने के बाद उनको पैसे देने के बाद डाउनलोड करके फॉर्म मिलता है। तो एक आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल की एजुकेशन कराने जा रहा है, और हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं जहां बिल्कुल। हमारी अगली पीढ़ी खड़ी है सामने, कि हम अपनी पीढ़ी को पढ़ा लिखा के, और एक ऐसे राष्ट्र के अंदर जहां पढ़ाई का सबसे ज्यादा जोर दिया गया है पढ़ाई पे, और हम लोग एज इंडियन सारी दुनिया में फेमस हैं कि हम लोग हम्म। सब जगह जाके हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक एरिया में आगे बढ़ गए। चाहे वो नासा ले लें, चाहे वो एप्पल ले लें, चाहे वो किसी भी कंपनी का नाम बताएं आप। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम्म। इंटरव्यूइंग का प्रोसेस, एक किंडरगार्टन के बच्चे से आप क्या करेंगे? हम्म। एक केजी के बच्चे के साथ अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो उसके ज्यादातर ये उसका इंटरव्यू नहीं, उसके माँ बाप का इंटरव्यू हो जाता है। हम्म। और आप उसके माँ बाप का इंटरव्यू ले रहे हैं कि ये पूछ के कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, आपका बच्चा अब इस स्कूल में आएगा तो आपकी पर्सनल इनकम की क्वालिफिकेशन क्या है? हम्म। तो आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं, या आप उस शिक्षा के माध्यम से आप अगर बात करें तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा हट के बात करूंगा। मैं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ के कोई नहीं, कोई नहीं। प्रिंसिपल्स को जापान तक ले जा चुका हूँ कि जापान से इनको इन जापानीज तरीके इन लोगों को बताए जाएं कि वहां पे तो कपड़े भी यूनिफॉर्म तक नहीं है 10वीं क्लास, देयर हम्म। इज नो यूनिफॉर्म। आप पढ़ते भी नहीं है, आप किसी को अगर आपको पढ़ाई भी अगर आपको करानी है तो आपके पास टेक्स्ट बुक्स, कोई किताबें नहीं है। वो जो पर्चे 12वीं और 10वीं वाले छात्र, वो पर्चे बच्चे पढ़ के अपनी सुचारू रूप से अपनी शिक्षा को आरंभ करते हैं। और हम्म। दूसरा, उनको हर चीज प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। तो हम्म। देखिए, हर देश का अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंटरव्यू का तो मायने ही नहीं होना चाहिए, और आपको शिक्षा में इतने विलंब, इतनी कठिनाइयां नहीं देनी चाहिए। शिक्षा एक सामान्य होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए, हम्म। और इसमें रजिस्ट्रेशन नाम के ये गोरख धंधे को बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम अगर लागू हो, कॉमन सिलेबस सिस्टम लागू हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तब कंपटीशन का मजा आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा किताबें अपने पास से व्यापार के रूप में बच्चों के ऊपर लागू करेंगे तो फिर एक भेदभाव होगा और समाज में वर्गीकरण बढ़ेगा। मैं वेदी अब साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे आप संविधान में बीच में अमेंडमेंट इस हुआ था जिसमें कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का मुफ्त मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।
या तो सरकार प्राइवेट स्कूलों के फीस भरे और सभी बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रबंध करे, या फिर उस अमेंडमेंट को जो उसमें किया था, क्या सरकारी स्कूलों के लिए थोड़े ही हो, तो उसको सख्ती से लागू करे। बेदी जी क्या कहना है, बताइए। सर सबसे पहले नमस्कार, आपने मेरे को यहाँ पर मंच पे बुलाया, धन्यवाद जी उसके लिए। जी सर आपने ये राइट टू एजुकेशन का बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोविड के दौरान हुआ था ये लागू। जब कोविड के दौरान जो फीस को लेके काफी दिक्कतें नहीं हो नहीं, गई ये थी, बहुत पुराना स्कूल है, वाले कह रहे थे कि लोगों को जानकारी नहीं है, पुराना है, ये बहुत पुराना है। उसके कटारिया जी बाद भी बता सर ये सकते हैं इस कोविड बारे में में भी जी। काफी आया था राइट टू एजुकेशन का, उस समय भी ये उठा था ये मुद्दा। लेकिन ये है कि सर आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि राइट टू एजुकेशन कहा जरूर गया है, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं है। आप ये देखिएगा कि हमारे यहाँ जब ये हम जब बात कर रहे हैं इसकी एडमिशन को लेके, अब जब जाता है किसी भी स्कूल में, हम जा रहे हैं पेरेंट्स एडमिशन हाँ। कराने के लिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी उसकी पैसे देते हैं। जब उसका रजिस्ट्रेशन होए या ना होए वो तो बात अलग की है। अगर हो जाता है तो उसके बाद उसका स्कूल का अपना प्रावधान आता है कि हमारे को 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी उनकी अपनी फीस जो उस समय की वो एज ए डोनेशन टाइप होती है या कॉशन मनी होती है वो रखा जाता है। आप ये देखिए कि करते करते 2-2.5 लाख के नीचे बंदा आ जाता है एक बच्चे का एडमिशन कराने में। तो ये राइट टू एजुकेशन का कहाँ पर जा रहा है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए एजुकेशन हो गई, किसी मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए एजुकेशन का कोई प्रावधान रहा ही नहीं। आप ये देखिए ना कि भाई इतना आप महंगा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके आप उसकी एडमिशन तक इतना महंगा पहुंच जाता है कि 1 से लेके 2 लाख के नीचे आता है नॉर्मल स्कूल में। अगर हम इंटरनेशनल स्कूल में चले जाएं तो 2 से लेके 4 लाख के नीचे आता है उसकी एडमिशन में। तो राइट टू एजुकेशन तो अगर ये सिर्फ एक लिखावट में है, कागजी कार्रवाई में है कि जी राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का नाम से कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक गोरख धंधा है कि जी हाँ जी स्कूलों को इतना दिया जाता है, इतना आपने फीस भरनी है, इतना पैसा भरना है। और अगर कोई आवाज उठाता है तो कहते हैं कि जी स्कूल कहाँ से चलेगा, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सभी के ट्रस्ट हैं। और मैं मनोज जी पे ही आऊंगा, मनोज जी के पास। मैं मनोज जी ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी वेदी साहब ने भी कहा, अमित जी ने कहा और गीता जी ने कहा कि किस तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है, जो मैं जोर दे रहा हूँ कि इस समय एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है, जो और कॉमन सिलेबस सिस्टम, चाहे वो सरकारी हो या पब्लिक स्कूल हो, एक्स्ट्रा किताब कोई ना थोपे, एनसीईआरटी की किताबें हो। बचपन में जब क्लास 3 तक निशुल्क बिना बस्ते के स्कूल जाना है बच्चों को, तब क्यों बच्चे नर्सरी से ही किताबें ले जाना शुरू करते हैं? मनोज जी। जी सर। शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा है, जस्ट पहले मैं थोड़ा सा आरटी पे बोल दूं, थोड़ा सा मैं एक बात कहना जी। चाहूँ, बेदी साहब ने बोला था उस पर। हाँ हाँ आरटी में जो बच्चे लिए जाते हैं, जी। सरकार जो पैसा देती है स्कूलों को बहुत कम होता है, वो 500 रुपये महीना होता है उन हम्म बच्चों के लिए। हम्म पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आरटी में जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हम्म उसमें दो तरह के, अभी मैंने देखा है, दो तरह की चीजें होती हैं। उसमें वो बच्चे भी हैं जो अमीरों के हैं लेकिन गांव में रहते हैं और वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है नहीं हमारे नाम से, तो उन्होंने भी एडमिशन ले रखे हैं। हम्म एक बात और भी है इसमें कि आरटी या एडमिशन में, क्योंकि 2009 में आरटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय ये था कि जो स्कूल, अगर कोई सरकारी स्कूल पास में नहीं है तो कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा होगा तो उसको हम इसमें प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भर्ती कराएगा और स्कूल को गवर्नमेंट पैसे देगी। हम्म लेकिन क्या शर्मा जी, एक बात हम सोचते हैं कि जब क्या बच्चा, वो गरीब बच्चा जब बड़े स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन लेता है, तो क्या वो वहां पे सरवाइव कर पाता है? हम्म क्योंकि उसका एक एनवायरनमेंट अलग होता है और जो बाकी अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो एक तो उसको कहीं हीन भावना उसके अंदर नहीं आ जाए, तो ये लगता है। दूसरा ये है कि टीचर जो है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस गरीब बच्चे के साथ कहीं पार्शियलिटी तो नहीं करता कि उसने कहा कि हम बड़े बच्चों के लिए एक पिकनिक का टूर ट्रिप बनाएंगे, सब 5-5 हजार रुपये डालेंगे। अब वो गरीब का बच्चा तो 5 हजार रुपये नहीं ला सकता उस ट्रिप के लिए।
तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त हो सकता है। बात ये अब मैं बात आता हूँ वापस आपकी बात पर, जो आपने कहा कि एक इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है इसके ऊपर। यूपी फी रेगुलेशन एक्ट आया था 2018 में, योगी सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन वो कुछ पॉइंट पे ही बातें करता है। वो कहता है जो बच्चे इस समय एग्जिस्टिंग है और जो फीस दे रहे हैं, वो फीस केवल 5% प्लस जो उसका ये सीपीआई होगा, कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, उससे ज्यादा वो नहीं देंगे। हालांकि उसमें ये जो क्लाउज है वो थोड़ी सी इस तरह से है कि अगर स्कूल के टीचर की फीस या सीपीआई प्लस 5% में जो कम होगा वो पेरेंट्स पे करेंगे, लेकिन इसमें से जो ज्यादा होता है वो पेरेंट्स को पे करना पड़ता है। स्कूल उसको ही मांगता है, ये नहीं देखता किसका कंपेरिजन है, वो कंपेरिजन देता है। बहुत सारी अधिकार पेरेंट्स को इस एक्ट ने दिए हैं, और ये कहा है कि स्कूल बताएगा कि टीचर्स की कितनी सैलरी है, स्टाफ कितना है, कितने एक्सपेंसेस है, लेकिन वो वेबसाइट पे कुछ नहीं डालता है। तो हमारे पास है तो सही है पावर, लेकिन उस पावर का यूज ना तो पेरेंट्स कर पाते हैं और ना ही स्कूल करने देता है। अगर आप थोड़ी सी आवाज उठाइए अपनी अपनी पावर के लिए या अपने अधिकार के लिए, तो फौरन स्कूल आपके बच्चों को टीसी काट के बाहर कर देगा, पहली बात। दूसरा यह है कि जो एक उसमें कमी है एक्ट के अंदर, वो एडमिशन के टाइम की कमी है। हमसे एडमिशन के टाइम पर बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं। जैसे अभी आपको गीता जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक का होता है चार्ज हर स्कूल में। उसके बाद वो जब फॉर्म लेके जाते हैं और प्रोस्पेक्टस ले जाते हैं, तो कई कई स्कूल में तो 5,000 रुपये तक के प्रोस्पेक्टस हैं वो देखने के लिए। अब एडमिशन होना है 300 से लेके 400 के बच्चों का। छोटा स्कूल है तो 200 बच्चे, बड़ा स्कूल है तो 400 बच्चे। तो इतने बच्चों का एडमिशन होना होता है हर साल। लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया होता है, प्रोस्पेक्टस कितने होते हैं, वो 4,000 5,000 कभी कभी 10,000 तक के प्रोस्पेक्टस चले जाते हैं। तो वो सारी इनकम स्कूल को एडवांस में हो जाती है। तो ये इस पे कोई लगाम नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है। नंबर 2, आपके जो बच्चा पढ़ रहा है उस पे तो चलो उन्होंने कर दिया कि आप सीपीआई प्लस 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है स्कूल के अंदर, वो कितनी एडमिशन फीस दे रहा है, पिछले साल क्या एडमिशन फीस थी, उससे वो कितनी बढ़ोतरी हुई उसके अंदर, उसको अगर बढ़ोतरी हुई तो उसमें क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज स्कूल उसको दे रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। नए बच्चे से स्कूल कुछ भी चार्ज कर सकता है। और एक आपको मैं मजेदार बता दूं, मैं कई बार शायद बोल भी चुका हूँ कि एक बड़े स्कूल में बहुत बड़े लोग हैं उसके मैनेजमेंट में, उन्होंने एक ही क्लास में, मैं जानता हूँ उन पेरेंट्स को, तीनों बच्चों के पेरेंट्स को जानता हूँ, 3 बच्चे हैं। मैं जब 2 साल पहले बात हुई 2021 में, एक बच्चा फीस दे रहा था 28,000 कुछ रुपए, दूसरा बच्चा दे रहा था 32,000 रुपए, और तीसरा बच्चा दे रहा था 36,000 रुपए। एक क्लासरूम, एक ही टीचर, एक ही फैन, एसी, सब कुछ एक, लेकिन फीस तीन क्यों? फीस 3 इसलिए है कि 2018 में जो एक्ट आया था, उसने कहा कि आप इतनी बढ़ाएंगे तो पुराने बच्चे की तो एक लिमिटेड उसमें बढ़ी है। अब नया बच्चा दूसरा स्कूल छोड़कर आया, उसकी उन्होंने मनमानी ले ली, 28 की जगह 32,000 रुपये महीना कर दी उसकी, क्योंकि उसको बेचारे को लेना था एडमिशन 11th में, तो उसको देना पड़ा। तीसरा बच्चा जो आया वो थोड़ा मिसटेशन में आया, तो उनको लगा जब 32 दे सकते हैं तो 36 भी दे सकते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। अब स्कूल क्या करेंगे कि जो नया बच्चा आएगा उसका वेलकम करेंगे, और जो बच्चा थोड़ा सा फिसड्डी होगा या नहीं पढ़ने वाला होगा, या जिसके पेरेंट्स उनको लगेगा ये पेरेंट्स ठीक से पे नहीं कर पा रहे, ये 10 साल पढ़ रहा है लेकिन आगे के 4 साल की फीस ठीक से नहीं दे पाएगा, इसको निकालो, उसकी जगह नए बच्चों को एडमिट करिए। तो इस पे भी थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए, सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बात सही कही है। अमित जी आप कुछ कह रहे थे मित्र जी? हाँ, मैं इसी में थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बुक्स का जो मामला है, ये बुक्स जो हर आप एक 1st to 5th और फिर कहते हैं यहीं से लीजिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। उसके पीछे इतना बड़ा खेल है कि आप जो ऑथर्स हैं उनको भी, आप पब्लिशर्स को और ऑथर्स को, ये सारा एक पूरा कमर्शियल नेट है, और इनको ही आप कहते हो इन्हीं की किताबें लाओ, तो आप हर 2 साल के अंदर आप अपने ऑथर बदल देते हो, जिससे कि आपको वो किताबें खरीदना कंपेल कर देते हैं आपको कि आप वही किताबें खरीदोगे कि हमको वही पढ़ना है।
बिल्कुल तो पढ़ाई तो आपने देखिए, सीबीएसई की किताबें सेम है, इसीलिए बड़े बड़े होते ही सारी आपकी फीस, बुक्स की जो फीस है वो कम हो जाती है। लेकिन यही रेगुलेटरी बॉडी अगर आप चलाएं और उसको हर 5 साल में अपडेट करें, तो बिल्कुल 5 साल तक तो आपकी किताबें सेम रहेंगी, और 5 साल तक वही किताबें हर एक क्लास की रीयूज हो सकती हैं बाय वर्च्यू ऑफ कलेक्शन। आप बुक एक्सचेंज प्रोग्राम रखिए, जैसे हमारी संस्था रखती है आगे, हर साल हम लोग बुक एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, इसमें हम आगे लेकर आते हैं कि आप लेकिन हम अब उनको 1-2 साल तो हम चला लेते हैं, अगले साल से वो किताबें ही बदल देते हैं। तो बिल्कुल आपने किताबों के साथ में रेगुलेटरी एक्ट के अंदर देखिए ना, आप ये अगर रेगुलेटरी एक्ट के अंदर अगर आप ले आए, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं मनोज जी, कि आप इसको फी रेगुलेटरी एक्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं सही कहा मेरा कि कहने का भाई मतलब यही है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी वही हो, जिसमें जी किताब की, वर्दी की। पहले क्या होता था कि अगर बड़ा भाई पढ़ रहा है और उससे नीचे दूसरा भाई या बहन आ रहे हैं, तो उसकी किताब उसके काम आ जाती थी। और तो अब वो और पब्लिशर ही बदल और देंगे तो तो और कोई अगर मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, अब और तो और अगर मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो 8वीं के बाद या 12वीं के बाद एक किताब स्कूल को दान कर दी, ताकि वो उन जी बच्चों के काम आए जो गरीब है। वो सब जी, बदल गया है। जी मनोज जी कुछ कह और रहे हैं आप? जान के हाँ, मैं पब्लिशर ही बदल देते हैं। हाँ। एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ। जैसा अमित जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही अमित जी ने। हाँ जी। मेरी एक जो दुकानदार है, जो बुक्स का हाँ बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, हाँ। उन्होंने कहा, मुझे बताया था कि जुलाई में जनरली क्या होता है कि सारे स्कूल टेंडर्स निकालते हैं बहुत सीक्रेटली हम्म बुक्स के लिए, और 10 लाख हम्म। से लेके 1 करोड़ तक का वो पे करते हैं जिसको टेंडर मिलता है स्कूल को। ओहो। हम्म स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि हम्म 10, अगर छोटा स्कूल है, छोटा मतलब स्ट्रेंथ वाइज छोटा, वैसे तो हम्म बड़ा है, हम्म। लेकिन तो वो 10 लाख देगा। और अगर सेक्शन ज्यादा है, बड़ा स्कूल है, तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं स्कूल को टेंडर के नाम पर। ओह। तो इतना बड़ा, ये एक बहुत बड़ा घपला है, और बहुत बड़ी हाँ कमाई, काली कमाई है इसमें जो बिल्कुल, स्कूल करते गीता हैं। जी कुछ कह रही हैं? जी जी। हाँ मैं जी, हाँ मैं ये ऐड कर बहुत। रही थी कि आजकल स्कूलों में बुक शॉप्स, यूनिफॉर्म शॉप्स रखना अलाउड नहीं है, बट हाँ। फिर भी स्कूल कुछ डेज, कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए बुक शॉप और यूनिफॉर्म शॉप अपने स्कूल में खोलते हैं। हम्म और ये सबको पता है, पूरे स्कूल को पता है, तमाम 4,000 5,000 बच्चों को पता है, उनके 10,000 पेरेंट्स को पता है। और जो स्कूल बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ना ये सब काम नहीं होता, वो एक हम्म स्पेसिफिक दुकान बताते हैं और बताते हैं यहीं से जाके लेना। तो बेसिकली वो स्कूल की दुकान बाहर होती है और वो वहां से खरीद रहे होते हैं, लेकिन इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। अगर हमें एक नॉर्मल आदमी होके ये पता हम्म। चल सकता है, तो क्या डीआईएस को, डीएफआरसी को ये पता नहीं चल सकता? नहीं, जीएसटी कहाँ है? जीएसटी डिपार्टमेंट भी तो इस पर नजर रखता है, वो कहाँ है? उनको नहीं पता होगा क्या? उनको हम भी तो पता होना चाहिए। तो अब सबको पता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। हम्म हम तो ये कहते हैं, आप आ, वर्दी हटाइए, आप वर्दी काहे को रखते हैं? यू शुड नॉट हैव द यूनिफॉर्म। आपको यूनिफॉर्म रखने का हक ही नहीं है। आप सिर्फ हम्म एजुकेशन पे फोकस करिए, बच्चों हम्म पे फोकस करिए, बच्चा पे। सारे आप किसी भी कंट्री के स्कूल्स को देखिए, हम्म आप बस डिसिप्लिन होने चाहिए, आपके आपके कपड़े शरीफताना ढंग से आप पहन के आए। आप हम्म। कुछ भी पहन के आए, आप स्कूल आइए, आप वहां स्कूल में आप पढ़ने आ रहे हैं। आपने बिल्कुल। तो इसको पूरा एक सर एक, हमने एक भी तरीके से सर, धंधा मैं बना ये लिया है। कहना चाहूंगा, हाँ बेदी जी। मैं सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। हमने, आपने सबने एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ी हैं, हाँ लेकिन हाँ। आज का ट्रेंड क्या हो गया, एनसीईआरटी की छोड़ के इन्होंने पता नहीं कितने ऑथर्स लगा दिए हैं। अब हम्म आप उसको लेने के लिए, गीता जी ने बिल्कुल बताया सही कि जो बुक शॉप हो गई या यूनिफॉर्म शॉप हो गई, अगर स्कूल के अंदर नहीं दिखाई जाती ना, तो वो क्या होता है कि 200 300 या 500 मीटर के दायरे में आपको दुकान मिलेगी। वो वही हम्म खुली होती है, उन्होंने वही खोल रखी होती है, और वो एक ही दुकान होती है, और स्कूल की ही दुकान होती है वो। बिल्कुल। कि यहाँ से जाके आप ले सकते हैं बिल्कुल। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब एक एक सुझाव मैं मांगूंगा कि आप अपने गौतम बुद्ध नगर जिले में जो पब्लिक स्कूल है, उसमें पेरेंट्स को जो राहत मिले। शुरुआत करूंगा मनोज जी से, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट का समय है, आधा आधा मिनट में। मनोज जी आप सुझाव दीजिए, किस तरीके से बेहतर हो सकता है एडमिशन की प्रोसेस, और पेरेंट्स की चिंता कम कैसे हो सकती है? जी। जी, देखिए, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको
क्योंकि स्कूल कम खुल रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एडमिशन की मारामारी बढ़ती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती देखनी चाहिए और उसमें नजर रखनी चाहिए कि एडमिशन चार्जेस कितने हो रहे हैं, पिछले साल कितने थे, इस साल कितने लिए जा रहे हैं। तो एक तो चीज ये होनी चाहिए। दूसरा ये कहना चाहिए कि जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई नहीं करके पूरे देश में एक सिस्टम का लागू होना चाहिए। और यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, उनको भी सीबीएसई में कन्वर्ट करके इंग्लिश मीडियम बनाना चाहिए, ताकि मारामारी से बचकर उधर जाएं। और उसकी पढ़ाई में व्यवस्था थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए, उससे लोगों का रुझान गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसी मारामारी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल जी गीता जी, आपकी आवाज। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा अच्छे बनाए जाएं, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज बनाई जाएं, ताकि हम लोगों को ना ये 15,000, 20,000, 70,000 फीस ना देनी पड़े। हम अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना चाहेंगे। और खोले जाएं, जो है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल और खोले जाएं, टीचर्स एक्सपीरियंस मिल जाएंगे उन्हें। बिल्कुल। बेदी जी, आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना यही है कि एक सख्ती से कानून लागू किया जाए, रेगुलेटरी बोर्ड बनाई जाए और उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। और गवर्नमेंट के अपने जो टॉप लेवल के होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उस लेवल को देखें, प्रॉपर मॉनिटर करें। ये नहीं कि किसी के और हाथ में छोड़ दिया जाए, किसी एजेंसी के हाथ में छोड़ दिया जाए और वो फिर वैसे का वैसे ही जीरो पे आके खड़ा हो जाए। कहें तो सही कि भाई रेगुलेटरी बन गई है, लेकिन बंदा फिर वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सख्ती होनी चाहिए और एक यूनिफॉर्म कोड बनना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। अमित जी। जी हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि गजट लाई जाए और एक गजट के थ्रू इसमें यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए, जिसके अंदर सारे स्कूल्स जितने भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको एक अम्ब्रेला के अंडर आके काम करना चाहिए। और ये जो बाकी जो हम छोटे छोटी, मतलब आपकी बुक्स की बात हो गई, चाहे आपके क्लोथ्स की बात हो गई, यूनिफॉर्म की बात हो गई, इन सबको एक साइडलाइन करके फोकस हमें देना चाहिए पढ़ाई के, और फोकस पढ़ाई और शिक्षा के ऊपर देके हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरी बात। आपके बहुत बहुमूल्य सुझाव मिले और आज की चर्चा का कुल मिलाकर ये लबोलुबाब हुआ कि एक हेल्पलाइन नंबर शिक्षा विभाग प्लस पेरेंट्स एसोसिएशन का मिलाकर जारी किया जाए पब्लिक के लिए। वहां पर शिकायत दर्ज हो, उस शिकायत का समाधान हो, हर हफ्ते उसकी एक मीटिंग हो, कितनी ग्रेवेंस आई, कितनी शिकायतें, उनका कितना समाधान हुआ, जिस स्कूल की सबसे ज्यादा शिकायत आए उस रैंकिंग उसी स्कूल की उस हिसाब से की जाए और रेगुलेटरी बॉडी बने और साथ साथ यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू हो। आज की इस चर्चा में आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, कटारिया जी, गीता विद्यार्थी जी, अमित ऋषि जी और JS बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। अगली बार फिर इसी एपिसोड में शनिवार को हम फिर मिलेंगे नए साथियों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।